नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नया दिन, नई शुरुआत, नया हफ्ता, लेकिन चिंता वही जो पिछले बीते कई दिनों से हर देशवासी को परेशान कर रही है। कोरोना और ब्लैक फंगस के डबल अटैक की परेशानी। देश और दुनिया की हर अहम खबर हम आप तक पहुंचाएंगे अगले 1 घंटे में, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रमुखता से इन 2 खबरों के साथ। कोरोना के खतरे के बीच देश में वैक्सीन की किल्लत की समस्या है। तमाम राज्यों से वैक्सीन सेंटर बंद करने की खबरें आ रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज अमेरिका पहुंच गए हैं। द्विपक्षीय बातचीत के बीच वो वैक्सीन को लेकर अमेरिकी कंपनियों से भी बात करने वाले हैं। इस बीच देश में ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 9,000 मरीज सामने आ चुके हैं। इस साल के अंत तक कैसे लग पाएगा हर देशवासी को कोरोना का टीका? सरकार का यह कहना है 31 दिसंबर तक सबको टीका लग जाएगा, लेकिन राज्यों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे कुछ और ही तस्वीर दिखाई देती है। दिल्ली जैसे महानगर में वैक्सीन की किल्लत की वजह से टीकाकरण केंद्र बंद हो गए। कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। बड़े जोर शोर से 16 जनवरी को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था, लेकिन 4 महीने बीतते बीतते वैक्सीनेशन के महाअभियान के सामने महासंकट खड़ा हो गया है। वो संकट है टीके की किल्लत का। कल दिल्ली में 18+ के कोवैक्सीन के कई सेंटर बंद करने पड़े। दिल्ली सरकार के मुताबिक आज कोविशील्ड वाले कई सेंटर भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि टीके का स्टॉक बहुत थोड़ा बचा है। ये लगातार 12वां दिन है जब दिल्ली में 18+ का टीकाकरण टीके की कमी का सामना कर रहा है। 45+ वाली कैटेगरी के लिए अभी तक दिल्ली को कुल मिला के 45,94,250 डोजेस मिली हैं, जिसमें से 43,79,000 और 70 डोजेस यूज हो चुकी हैं और 2,15,000 के आसपास अब डोजेस हमारे पास बची हैं। इसमें कोविशील्ड का तो हमारे पास 7 दिन का वैक्सीनेशन का स्टॉक है, लेकिन आज जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि कोवैक्सीन की कुल मिला के हमारे पास सिर्फ 25,000 डोजेस बची हैं, यानी तकरीबन सिर्फ 1 दिन के वैक्सीनेशन का स्टॉक कोवैक्सीन का हमारे पास पड़ा है। लेकिन वैक्सीन की किल्लत सिर्फ दिल्ली में नहीं, पटना में कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े हैं। पंजाब में कई जगहों पर 45+ का टीकाकरण नहीं हो रहा। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से भी वैक्सीन कमी की खबरें आ रही हैं। वैक्सीन बनाने का लाइसेंस भी सरकार को बहुत सारी कंपनीज को देना चाहिए। 140 करोड़ आबादी का देश है। हर आदमी को वैक्सीन तभी लग पाएगी जब वैक्सीन बड़ी तादाद में बनेगी। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और दूसरी तरफ टीके की कमी। सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी संकट को सुलझाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर मिशन वैक्सीन पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर वैक्सीन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कई अमेरिकी कंपनियों से बातचीत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि अमेरिका जून के अंत तक जरूरतमंद देशों को फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की 2 करोड़ डोज देगा। इससे पहले अमेरिका एस्ट्राजेनेका की 6 करोड़ डोज देने का भी ऐलान कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक भारत की कोशिश होगी अपने लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन सुनिश्चित कर ले। वैक्सीनेशन सेंटरों पर टीके की कमी, परेशान हाल लोग और सरकार से टीके की मांग करते तमाम राज्य। लेकिन सरकार अभी भी दावे कर रही है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में उत्पादन 50 करोड़ डोज तक चला जाएगा और 31 दिसंबर तक प्रत्येक देशवासी को टीका लग जाएगा। देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस यकायक आई आपदा का प्रबंधन किया, राज्यों की सरकारों ने, देश की प्रदेश की जनता ने मिलकर के जिस तरह से इस युद्ध में सक्रिय भागीदारी निभाई, निश्चित ही हम सब कह सकते हैं कि इतनी बड़ी चुनौती होते हुए भी हम इस चुनौती से अपने आप को बाहर निकलता हुआ ऐसा महसूस कर रहे हैं। हर देशवासी भी यही दुआ कर रहा है
कि टीके का संकट जल्द खत्म हो ताकि जल्द से जल्द कोरोना के बचाव का टीका सबको लग जाए। जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ गीता मोहन और पंकज जैन, दिल्ली आज तक। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से पंकज उपाध्याय जुड़ गए हैं, लखनऊ से शिवेन श्रीवास्तव हैं, वहीं दिल्ली से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। कुमार, जिस तरीके से केंद्र सरकार ये कह रही है कि दिसंबर तक सबको टीकाकरण हो जाएगा, दिल्ली सरकार ये कह रही है कि जिस रेट से वैक्सीन मुहैया हो रही है लगभग 30 महीने का वक्त लग जाएगा, किसकी बात माने जनता, किस पर विश्वास करे? देखिए, दिल्ली सरकार अपने आंकड़े दे रही है। उसका कहना है कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में केंद्र ने कहा है जितनी वैक्सीन मिलेगी उस रफ्तार से अगर हम टीकाकरण करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे तो इतना वक्त लगेगा। दिक्कत यह है कि अभी जो फेज चल रहा है उसमें वैक्सीनेशन में रुकावट आई है और ये रुकावट हम तस्वीरों के जरिए भी दिखा सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो वैक्सीनेशन सेंटर है बड़े बड़े स्कूलों में बनाया गया था दिल्ली में, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। मैदान बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर कोई भी, जहां पर कतार लगी होती थी आमतौर पर वैक्सीन लगवाने वालों की, वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो ये एक मुश्किल है कि कब तक आएगा, ये अनिश्चितता बनी हुई है। सरकार अपने अपने दावे कर रही है, केंद्र ने भी कहा है कि हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं बाकी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से, आज जैसे एस जयशंकर भी गए हैं, जो विदेश मंत्री हैं वो अमेरिका, वहां पर बात करने के लिए उनकी तरफ से कोशिश रहेगी। तो केंद्र अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो कब तक जमीनी तौर पर लागू हो पाएगा, कब तक वैक्सीनेशन सेंटर खुल जाएंगे, इन सब बारे में अनिश्चितता बनी हुई है। और इसी वजह से जो सियासत है वो भी खुल करके हो रही है, पक्ष और विपक्ष की भी सियासत हो रही है। तो ये दोनों पहलू हैं, एक तरफ तो रुकावट आई है वैक्सीन की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें, दूसरी तरफ सियासत भी खुल करके हो रही है, जहां पर विपक्ष को मौका मिल रहा है वैक्सीन पर सरकार को घेरने का, वो घेर रहा है। और इसीलिए ये दोनों बातों में बेशक बहुत ज्यादा सियासत दिखती हो, लेकिन हकीकत यही है कि फिलहाल दिल्ली में वैक्सीनेशन पूरी तरह से ठप हो गया है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। शिवेन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े। शिवेन, उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? क्योंकि दिल्ली में तो 18+, 45+ दोनों कैटेगरीज का वैक्सीनेशन तकरीबन रुक चुका है, वहां क्या स्थिति है, क्या कह रहे हैं आंकड़े? देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा जो प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। इसकी वजह से ये तो असंभव है कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर सारी जगह वैक्सीनेशन हो जाए। और अभी जो ताज़ा हालात है उसके मुताबिक केवल 23 डिस्ट्रिक्ट्स में 18 से 44 और 40 से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है और उसकी रफ्तार भी बहुत तेज नहीं है। रोज रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 100, एक सेंटर पे 300 मैक्सिमम वैक्सीनेशन हो रहे हैं। तो इस लिहाज से बहुत ज्यादा वक्त लगने की पूरी संभावना है। लेकिन इन सब से अलग जो है उत्तर प्रदेश सरकार का दावा यह है कि आने वाले 1 महीने के भीतर वैक्सीनेशन सेंटर्स और वैक्सीन की संख्या डबल कर ली जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने एक अलग तरीका यह भी निकाला कि जिन घरों में 10 साल से कम के बच्चे हैं उन लोगों को प्रायोरिटी पे लगाया जाए ताकि वो एक पूरे घर को सुरक्षा कवच दे सकें। तो ये तरीके हैं कि वैक्सीन की कमी को निपटने के लिए सरकार किस तरह से इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें वैक्सीनेशन की, तो किसी और राज्य से अलग बहुत ज्यादा हालात वैक्सीनेशन के मामले में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बहुत वृहद आकार है और गांव तक अभी ठीक से वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं हुआ है। सेंटर स्थापित किए जाने की जरूरत है। और उत्तर प्रदेश सरकार साथ ही साथ तीसरी वेव के लिए भी तैयारियां कर रही है। उसका दावा है कि तमाम जो जिले हैं उन जिलों में अलग अलग कैंप्स लगा करके अवेयरनेस ही नहीं सिर्फ बल्कि वैक्सीनेशन जिसमें मीडिया बहुत बड़ा प्रदेश है और यही एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर भी रहा है कि कैसे सब तक टीका पहुंच सके। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता मुंबई से लगातार बने हुए हैं। पंकज, आपने तो पूरा ये वैक्सीनेशन ड्राइव कवर किया है, आपने तो देखा है कि कैसे जब शुरुआत हुई थी तब कोई नहीं पहुंच रहा था, फिर धीरे धीरे कतारें लंबी होती गई, फिर वैक्सीन खत्म हो गई, अब ये सफर कहां पर आकर रुक गया है? देखिए नेहा, एक समय वो था जब वैक्सीनेशन ड्राइव के मामले में तो महाराष्ट्र नंबर 1 चल रहा था। आज हाल ये है कि मुंबई के पास, महाराष्ट्र के पास वैक्सीन की भारी किल्लत हो गई है। कल वैक्सीनेशन ड्राइव को रोक दिया गया क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन थी ही नहीं। आज हालांकि करीब 240 सेंटर्स खोले गए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव सिर्फ 10 बजे से 3 बजे तक चलेगा। तमाम सेंटर्स में सिर्फ 100 डोज हैं। आज वॉक इन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके अगले 3 दिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ आप आ पाएंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल एक बार फिर से माना
कि 18 से 44 साल का जो एज ग्रुप का वैक्सीनेशन प्रोग्राम था उसे सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल ही नहीं रही थी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि शायद 1 जून से स्थिति सुधरेगी। उद्धव ठाकरे ने तो यह तक कह दिया है पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल जाएगी तो फिर 1 जून से 24 घंटे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। एक बात वो और कह रहे हैं कि वो तो हर वक्त तैयार है कि 12 करोड़ डोजेस जो चाहिए 18 से 44 साल एज ग्रुप के लिए, उसके लिए वो एक साथ पैसा देने के लिए भी तैयार है। लेकिन मुश्किल तो ये है कि वैक्सीन है ही नहीं। आधार पूनावाला तो पहले ही कह चुके हैं कि अपने प्रोडक्शन को रैंप अप करने के लिए उन्हें 2-3 महीना और जाएगा, यानी कम से कम जून जुलाई तक तो दिक्कत रहने ही वाली है। तो जहां एक तरफ महाराष्ट्र रिकॉर्ड बना गया था एक दिन में 4 लाख वैक्सीनेशन का, अब तो 1 लाख वैक्सीनेशन पर डे कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। बहुत सारी चुनौतियां हैं वैक्सीनेशन को लेकर, किस तरीके से इसे मैनेज किया जाएगा ये भी अभी तक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो शहरों में वैक्सीन की किल्लत है लेकिन गांव में अभी टीके को लेकर जागरूकता की कमी देखी जा रही है। दरअसल कोरोना संक्रमण को लेकर गांव की तस्वीर बहुत साफ नहीं है। इसकी वजह यह है कि गांव में टेस्टिंग अब भी कम है और ऐसे में दावे से कोई नहीं कह सकता कि गांव में कोरोना का संक्रमण कितना है। जिस लहर में महानगरों की सुविधाएं भी कम पड़ रही हों, उस दौर में गांवों की मजबूरियां डराती हैं, चिंता में डालती हैं। पिछले साल जब कोरोना वायरस की पहली लहर ने तबाही मचाई तो शहरों में कोहराम ज्यादा दिखा। अब दूसरी लहर में वायरस गांवों में सिर उठा रहा है। बड़ी ग्रामीण आबादी अदृश्य दुश्मन की चपेट में आ गई। गांवों में हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि गांव पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि गांव के हालात चिंताजनक हैं। प्रधानमंत्री का बयान बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहा है। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गांव में कोरोना कहर बनकर टूटा। कोई नहीं जानता कितने लोग अब तक कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं, कितने लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोई प्रदेश नहीं छूटा, हर जगह एक ही तस्वीर। गोरखपुर के डीएम का सनसनीखेज बयान सुनिए। बता रहे हैं कि अस्पतालों में एक बेड के लिए 100 मरीज थे। इतनी लाचारी और बेबसी वाले हालात थे कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और हजारों आदमी एक दिन में आ जाता तो किसको बेड दें, हम लोग ऐसे भी हालत में थे। एक दिन में 100 लोग लाइन पे थे एक बेड के लिए। वाकई में वो कह रहा हूं तो कम से कम 3 साल हमारे साथ रहने वाली बीमारी है। राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश, बिहार हो या पंजाब, हर राज्य के ग्रामीण इलाकों में कोरोना पांव पसार चुका है और इसकी 3 बड़ी वजहें। पहला, गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की हालत अच्छी नहीं। दूसरा, गांव में कोरोना टेस्टिंग लगभग न के बराबर। तीसरी वजह, वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम है। और चौथी वजह, लोगों का जागरूक न होना, कोरोना को लेकर लापरवाही है। गांव के लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता की कमी है। लोग बीमारी को ठीक से समझ नहीं पा रहे, यानी खतरा दोहरा है। पहला, मेडिकल सुविधा नहीं। दूसरे, लोगों के पास कोरोना संक्रमण की जानकारी कम है। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले ग्रामीण कोरोना टेस्ट से डर रहे थे, अब वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। अगर कोई मेडिकल टीम गांव में पहुंच भी जाए तो गांव में हड़कंप मच जाता है। बाराबंकी में ऐसा ही हुआ। कोविड-19 के तहत सिसोदा गांव में टीकाकरण करने गई मेडिकल टीम से बचने के लिए कुछ ग्रामीण सरयू नदी में कूद पड़े। किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर सरयू नदी से बाहर निकाला गया। फिर कहीं जाकर 14 ग्रामीणों को टीका लगा। सभी लोग गए थे वहाँ, लोगों को बताने, घर घर सभी को मोटिवेट किया, बताया गया। तो कुछ लोग नदी के किनारे जो मछली पकड़ते हैं वहाँ पर व्यवसायी है, बहुत सारे लोग वहाँ खड़े थे। वहाँ पे हल्का सा पानी था, वहाँ से निकल के आगे की तरफ खड़े हो गए। हालत यह है कि ग्रामीण इलाकों में लोग कोरोना से नहीं बल्कि टेस्ट और वैक्सीन से डर रहे हैं। भोपाल ग्रामीण अंचलों में टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के अफसर जब रातीबड़ गांव पहुंचे तो गांव वाले वैक्सीन से कतराते दिखे। लोगों के मन में अफवाह और अनजाना डर घर कर गया है। ऐसा कुछ नहीं लगवाए, लगवा लेंगे। तो अभी तक क्यों नहीं लगवाई? अभी तक तो वही डर था कि कहीं न कहीं गलत रहेगा, इस चक्कर में नहीं लगवाई। देखते थे न्यूज में या पेपर में कि यार वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों के साथ गलत हो रहा है, कुछ परसेंट लोगों के साथ। महाराष्ट्र के चंद्रपुरा जिले के कुछ ग्रामीण वैक्सीन लेने के बिल्कुल खिलाफ हैं। ये हालात तब है जब पूरा इलाका हॉटस्पॉट की लिस्ट में है।
बीपीचे गोळी आहे ना अशा गोळ्या चालू आहे. लस घेणार की नाही? नहीं। ऐसे में सवाल यही है कि वो महामारी जिसने शहरों के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया हो, उसके सामने इस लापरवाही के साथ कैसे लड़ेंगे? आज तक ब्यूरो। ब्लैक फंगस की अब बात करेंगे, जिसका खतरा विकराल होता जा रहा है। शहर शहर से नए मरीजों और इस बीमारी से लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। कल दिल्ली में ब्लैक फंगस के 36 नए मरीज सामने आए। जो इसकी दवाई है उसकी निश्चित रूप से सभी पूरे देश में कमी है, पर हम युक्तिकरण करके, वो तो रोज अलग अलग स्तर पर आते हैं, तो जैसे भी हमें आपूर्ति होती है उसका युक्तिकरण कर हम लोगों को इलाज कर रहे हैं। पर एक अच्छी बात यह है कि इसका एक विशेषज्ञों द्वारा पैरेलल वैकल्पिक मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब किया है, जो ओरल मेडिसिन के माध्यम से, तो उसकी भी हम उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। देश बड़ी आपदा में है और लोग इसमें मुनाफे कमाने का अवसर ढूंढ रहे हैं। नोएडा में ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। 2 व्यक्तियों को पकड़ा है। एक का नाम अनुराग है, दूसरे का नाम अंकित है। अनुराग दिल्ली का रहने वाला है और जो अंकित है वो यहाँ सेक्टर 122 फेज 3 थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनके पोजीशन से 2 एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन बरामद हुए हैं और ये ग्राहक को लगभग 20,000 की कीमत के आसपास में बेचने जा रहे थे। महामारी को परास्त करने के लिए जब पूरे देश को साथ होने की जरूरत है, तो कुछ स्वार्थी तत्व अपने ही देशवासियों की जान खतरे में डालकर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले रेमडेसिविर के साथ भी ऐसा ही हुआ। क्या ऐसे होगी महामारी से जंग? आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के नियमों के पालन करवाने के नाम पर किस तरह से अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, किस तरह से ऑन स्पॉट सजा दे दी जा रही है, किस तरह से मारपीट की जाती है, सब लॉकडाउन के नाम पर हुआ। ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के नाम पर सड़क पर सरेआम पिटाई करने का लाइसेंस मिल गया हो। अफसरों की ऐसी मनमानी और लोगों के साथ मारपीट की तस्वीरें लगभग हर प्रदेश से आ रही। सिस्टम को जेब में रखने की ठसक, कानून से खेलने की सनक, रुआब ऐसा कि जहां खड़े हो जाए वहीं दरबार लग जाए। भारत के ऐसे लोग साहेब कहलाते हैं और वो माई बाप कहलाने का भी शौक रखते हैं। कुछ ऐसी ही ठसक छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के तत्कालीन कलेक्टर राजवीर शर्मा की भी होगी। तभी तो सरेआम बाजार में एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया। युवक के हाथ से छीनकर मोबाइल जमीन पर दे पटका। इतने से दिल नहीं भरा तो अंगरक्षकों से डंडे बरसवाने लगे। डीएम के बाद अब सूरजपुर के ही एसडीएम की भी हनक देख लीजिए। छूटते ही हाथ छोड़ने का शौक रखते हैं। 3 मई को पश्चिमी त्रिपुरा जिले के तत्कालीन डीएम एक मैरिज हॉल में घुसकर दूल्हे, पंडित और शादी में शामिल मेहमानों के साथ अभद्र व्यवहार करते देखे गए। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ तो डीएम साहब नप गए। युवक को थप्पड़ मारने वाले सूरजपुर के डीसी को भी हटा दिया गया है। दोनों ही मामलों में सोशल मीडिया में भारी विरोध और आलोचना के बाद कार्रवाई हो गई। सर देखिए, कोई छोटा अधिकारी कुछ करता तो हम बड़े अधिकारी के पास जाते शिकायत करने के लिए। अब जिले के जो सबसे मेन मालिक हैं कलेक्टर साहब, वो ऐसा किए हैं तो किसके पास जा सकते हैं? सवाल यहाँ ये उठता है कि अफसर मनमानी क्यों करते हैं? आखिर उन्हें आम आदमी को मारने पीटने का अधिकार किसने दिया? वो अभद्र और संवेदनहीन क्यों दिखते हैं? अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता भी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हाथ छोड़ने का अधिकार कानून की किस किताब में दिया गया है? पुलिस कानून व्यवस्था के पालन के लिए जरूर है, लेकिन कानून और व्यवस्था को, कानून को अपनी जेब में रखने का अधिकार, अपने हाथों में लेने का अधिकार या अपने डंडे पर रखने का अधिकार उन्हें किसी ने नहीं दिया। ये मैं नहीं, पुलिस मैनुअल कहता है। यूपी के उन्नाव में पुलिस की हिरासत में एक सब्जी बेचने वाले युवक की मौत से बवाल मचा है। घर वालों ने पुलिस की पिटाई में युवक की मौत का आरोप लगाया है।
आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई करने के लिए परिवार को शव के साथ धरना देना पड़ा। तब जाकर 2 सिपाहियों और 1 होमगार्ड के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। परिवार का आरोप है वर्दी की गर्मी ने एक गरीब सब्जी वाले की जान ले ली। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, ये जो जिस बच्चे की मौत हुई है ये कौन है आपका? मेरा भाई बेसन। क्या हुआ था, कैसे इसकी मौत हुई? पुलिस वाले आए, मारी और थाने में ले गए। नहीं, कहाँ से ले गए? कहाँ से? बाजार से। क्या कर रहा था बाजार में? बाजार में बैठा था, सब्जी लगाया था। और भी और लोग भी बैठे थे, वो सब भाग गए थे। तो इसका पकड़ीन, उसका मारिन भी, फिर थाने में ले गए इसको। लखनऊ पुलिस पर लॉकडाउन के दौरान एक युवक से मारपीट और 1500 रुपए छीनने का आरोप है। पुलिस की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। बिहार के गया की तस्वीर भी देखिए। लॉकडाउन उल्लंघन के नाम पर उठक बैठक कराते अफसर को परम आनंद आ रहा है। शहर में घूम घूम कर किसी को भी धमका रहे हैं, किसी की पिटाई करा रहे हैं। कोई संदेह नहीं कि विदिशा के इस पुलिस वाले को गिनती गिनाने में बहुत मजा आ रहा होगा। सरेआम चौराहे पर उठक बैठक की गिनती चल रही है। लोग कठपुतली की तरह आदेश का पालन कर रहे हैं। सवाल इसी तानाशाही पर, क्या अफसर अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करते हैं? क्या लोगों को जानबूझकर बेइज्जत किया जाता है? क्यों जिस जनता की सेवा के लिए अफसरशाही का तंत्र खड़ा किया गया है, उसी जनता के प्रति तथाकथित इन जन सेवकों का व्यवहार निराशाजनक और सामंतवादी क्यों है? उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसमें यदि उनका ऐसा अपराध है जो कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत यदि संज्ञेय है, FIR होने लायक था, तो उसमें FIR किए जा रहे हैं। जहां ऐसा समझ में आता है कि इनको जुर्माना दिया जाना चाहिए, वहां उन पर उचित प्राधिकार द्वारा जुर्माना भी किया जा रहा है। नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध 188 की FIR करके सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे हमारे देहात थाने में 35 कार्रवाई की गई है और 18 कार्रवाई शहर थाने में की गई है और ये निरंतर जारी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान सरकार का आदेश है कि जरूरी चीजों पर पाबंदी नहीं होगी। जिनकी पिटाई की गई उनमें से किसी का मरीज अस्पताल में भर्ती था, कोई दवा लेने निकला था, कोई सब्जी खरीदने। अगर मान भी लिया जाए कि लॉकडाउन का लोग उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे लोगों का बेशक चालान काटा जाए, बेशक मुकदमा दर्ज किया जाए। क्यों लोगों को अफसरों के अभद्र व्यवहार का शिकार होना पड़े? क्यों सरेआम सड़क पर तमाचा जड़ा जाए? कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए पुलिस अगर किसी तरह के अत्याचार या बर्बर व्यवहार को अंजाम देती है, तो इसका मतलब पुलिस खुद भी कानून तोड़ती है और इस कानून को तोड़ने के लिए पुलिस के खिलाफ में भी वही मुकदमा चलाया जा सकता है और वही कानूनी कार्रवाई की जा सकती है जो एक आम नागरिक को कानून तोड़ने, कानून को अपने हाथ में लेने, किसी की पिटाई करने और अत्याचार और बर्बर घटना को अंजाम देने के लिए चलाया जा सकता है। वीवीआईपी कल्चर के खत्म होने की बात खूब सुनी होगी, लेकिन सच ये है कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था अघोषित नियमों से बंधी होती है। अफसरों का जबरदस्त नेक्सस काम करता है। राजनीतिक आकाओं के सामने जुबान दबाए नौकरशाह आम आदमी के सामने मानो शहंशाह के अवतार में रहते हैं। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। मर्डर केस के आरोपी सुशील कुमार पर शिकंजा सख्त करने की तैयारी में है दिल्ली पुलिस। इस समय मामले की जांच स्थानीय पुलिस कर रही है, लेकिन खबर यह आ रही है कि आज इस मामले को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हवाले किया जा सकता है। कल ही दिल्ली पुलिस ने सुशील को गिरफ्तार किया था। दो ओलंपिक मेडल जीतने वाला एक चैंपियन पहलवान कभी इन तस्वीरों के जरिए सुर्खियों में आएगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दिल्ली में एक रेसलर की हत्या के आरोप में सुशील कुमार को पुलिस ने उनके एक साथी के साथ रविवार को दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया। 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट के बाद सुशील कुमार फरार हो गया था। कभी उनके उत्तराखंड तो कभी पंजाब में होने की खबरें आती रहीं।
वारदात के बाद सुशील को उम्मीद थी कि दिल्ली की कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, लेकिन बेल रद्द होने और फिर दिल्ली पुलिस की ओर से 1 लाख रुपए के इनाम के ऐलान के बाद से उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गईं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इसी दफ्तर में रेसलर सुशील कुमार से लंबी पूछताछ की गई। पूछताछ में सुशील कुमार ने कबूल किया कि छत्रसाल स्टेडियम में सागर के साथ मारपीट में वो शामिल था। मारपीट के बाद वो घर जाकर सो गया, लेकिन जब सागर की मौत हो गई उसके बाद वो दिल्ली से हरियाणा नंबर की एक गाड़ी से फरार हुआ, उत्तराखंड गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो एक पेशेवर अपराधी की तरह लगातार दिल्ली पुलिस को चकमा दे रहा था, कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। यहां तक कि दिल्ली से फरार होकर वो उत्तराखंड में एक बड़े आश्रम में छुपा। दिल्ली पुलिस ने जब वहां पर रेड की उसके बाद वो दिल्ली आया। दिल्ली के बाद वो हरियाणा के बहादुरगढ़ गया। बहादुरगढ़ के बाद वो फिर चंडीगढ़, भटिंडा, मोहाली इन इलाकों में छुपा। लगातार पुलिस उसे पकड़ न पाए, इसके लिए वो नंबरों किसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसके बाद जो जांच में पता चला है कि सुशील कुमार के पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वो दिल्ली के मुंडका इलाके में पहुंचा था पैसे लेने के लिए, और पैसे लेने के बाद फिर वो पंजाब की तरफ फरार होने की कोशिश में जुटा था। जांच में यह भी बात सामने आई है कि दरअसल फरारी के दौरान हरियाणा नंबर की जिस कार का इस्तेमाल सुशील कुमार कर रहा था उसे वो छोड़ चुका था। उसके बाद एक स्कूटी का इस्तेमाल कर रहा था। उसी स्कूटी पर सवार होकर सुशील कुमार, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, अजय जिस पर 50,000 का इनाम था, वो मुंडका इलाके में जा रहे थे। तभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे दबोच लिया। जांच में चौंकाने वाला ये खुलासा भी हुआ है कि दरअसल छत्रसाल स्टेडियम में जब सागर के साथ मारपीट हो रही थी उस दौरान सुशील ने प्रिंस नाम के एक शख्स को बोला था कि वो मारपीट का पूरा वीडियो बनाए ताकि सुशील कुमार उसे पहलवानी के अपने सर्किल में वायरल कर सके, अपनी धमक दिखा सके, और उस वीडियो को देखने के बाद कोई सुशील कुमार से टक्कर लेने की कोशिश भी न करे। लेकिन वीडियो बनाने के बाद अचानक सागर की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। उसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। प्रिंस को जब पुलिस ने पकड़ा था तो उसके मोबाइल फोन से वो वीडियो बरामद हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस वीडियो को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा था, जिसमें इस बात की पुष्टि हो गई कि दरअसल वीडियो में सुशील कुमार मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट में पेश किया। कड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने सुशील कुमार और अजय को गिरफ्तार किया था। अब यहाँ पर जो साकेत का स्पेशल सेल का दफ्तर है, यहाँ से सुशील, पहलवान और अजय को लेकर स्पेशल सेल की टीम भारी भरकम सुरक्षा के बीच यहाँ से लेकर जा रही है, जहाँ से रोहिणी की अदालत में सुशील कुमार को पेश किया जाएगा। कोर्ट पहुंचने पर दिल्ली पुलिस को इस बात की इजाजत दी गई कि वो 30 मिनट तक सुशील से कोर्ट में पूछताछ कर सकती है। कोर्ट रूम में ही वकीलों को भी सुशील से बातचीत करने की इजाजत दे दी गई। बाद में पुलिस ने सुशील की 12 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन सुशील के वकीलों ने इसका विरोध किया। दरअसल सुशील और एक जूनियर पहलवान सागर धनखड़ के बीच मकान के किराए को लेकर विवाद था। सुशील उसी बकाये की वसूली को लेकर 4 मई को अपने साथियों को लेकर सागर और उसके साथियों को जबरन छत्रसाल स्टेडियम ले गया, जहां विवाद इतना बढ़ गया कि सुशील गुट ने मारपीट करनी शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल सागर की मौत होने के बाद सुशील फरार हो गया। 4 मई से पहले तक सुशील कुमार लाखों के आदर्श थे। दुनिया भर में उसका नाम था, पद्मश्री से लेकर खेल रत्न तक उसके नाम थे। लेकिन एक गलती ने जिंदगी भर की मेहनत और शोहरत पर पानी फेर दिया। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।